ये कहानी उषा नाम की औरत की है। उषा अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उषा का बेटा तो काम से अक्सर शहर में ही रहता था, इसलिए गांव में दोनों सास बहू ही रहती थी। उषा की बहू किरण उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सारा दिन उसे घर का काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती तो उसके सामने से थाली भी उठा लेती थी। ओहो माँ जी, आपको भूख लग गई? हमारे जो कपड़े कल से पड़े हैं उसे कौन धुलेगा? और वो पंखों पर जो जाले लगे हैं उन्हें कौन साफ करेगा? एक काम करती नहीं हो और भूख सबसे पहले लगती है आपको। जाओ पहले एक काम करो, फिर ही कुछ खाने को दूंगी। लेकिन बहू, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक घुट चाय भी नहीं पी। हाँ तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाओगी? जाओ पहले काम करो। और हाँ, आज राहुल शहर से वापस आ रहे हैं, ये सब काम करके अपने कमरे में लौट जाना। और खबरदार, अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उषा के बेटे राहुल को सच में कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ से कैसा बर्ताव करती है और क्या क्या काम करवाती है। राहुल शहर से आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पोती उसके पास आती है। दादी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर पर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छा सा खाना बना देना। लेकिन प्रीति बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। अपनी माँ से कह दो, थोड़ी मेरी मदद करवा देंगी। तभी किरण भी आ जाती है। मदद? अरे मेरे तो खुद के सर में बहुत तेज दर्द है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। चलो उठो और लगो काम में। पूरे दिन महारानी बनकर बेड़ी तोड़ती रहती हो। माँ, मुझे दोस्तों के लिए कुछ मिठाई और समोसे भी मंगवाने थे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं सकती। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी बूढ़ी दादी कब काम आएगी? ए बुढ़िया, उठ और जाकर कुछ समोसे और रसगुल्ले लेके आ। चल। उषा उठ जाती है और पैसे लेकर बाजार चली जाती है। उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो बेचारी क्या करती, काम नहीं करती तो उसकी बहू उसकी नाक में दम कर देती, उसे खाना नहीं देती, इसलिए वो चली गई और समोसे और रसगुल्ले लेकर लौटने लगी। लेकिन तभी उसे ठोकर लग गई और उसके हाथ से समोसे और रसगुल्लों की थैली गिर गई। हे माता रानी, ये क्या हो गया? ये तो खराब हो गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, अगर खाली हाथ घर गई तो मेरी बहू मुझे बख्शेगी नहीं। हे माता रानी, मैं क्या करूँ? सामने ही मंदिर था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं वो सोने के हैं। ये मेरे आंसू सोने के कैसे बन रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उषा, ये सब तेरे पिछले जन्म का पुण्य है। तो पिछले जन्म में मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और तूने पूरे 9 दिन भूखे प्यासे रह के मेरे नवरात्रे का व्रत किया था, ये उसी का फल है उषा। अब तू अपने इन सोने के आंसुओं को बेच देना और अपना अलग घर बनाना और वहाँ सुख शांति से रहना। और हाँ, इन जादुई सोने के आंसू से तुम किसी भी चीज का दर्शन करा सकती हो। तुम अपने बेटे को अपने साथ हुए अत्याचार इन जादुई आंसू में दिखाना सिखा सकती हो। उषा अपने घर आ जाती है और उसके खाली हाथों को देखकर किरण भड़क उठती है। ए बुढ़िया, तू खाली हाथ कैसे आई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो अंदर जाती है और एक पतली सी डंडी उसे मारने के लिए उठा कर लाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है और किरण उससे झूठ बोलने लगती है। देखो ना राहुल, तुम्हारी माँ मुझे इस डंडी से मार रही थी, वो तो मैंने उसके हाथ से छीन ली। बस बहू, कितना झूठ बोलोगी? बेटे, मैं तुझे सब सच दिखाती हूँ। उषा रोना शुरू करती है और उसके आंसू सोने के बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं और सामने सारी घटना एक एक करके चलने लगती है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है, इसलिए वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी माँ अपने सोने के आंसू बेचकर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाती है, ताकि फिर किसी को और वो सब ना देखना पड़े जो उसने देखा था। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू
अपने खेत में काम कर रहा था। तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है, और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। ढालपुर के गांव में इस साल बहुत गर्मी पड़ रही थी। पीलू एक किसान के परिवार से आती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा हर समस्या का हल अपने तेज दिमाग से ढूंढ निकालती थी। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू से कहती है, ए पीलू, हम सब लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तू तो कभी भी घूमने नहीं गई है। तो सुंदरी बोलती है, हाँ किसी हिल स्टेशन चलते हैं, इस साल गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है।
हाँ, शिमला चलते हैं। तो पीलू कहती है, ट्रेन का टिकट कितने में पड़ेगा? तो बबली बोलती है, ट्रेन नहीं, मेरी गाड़ी में चलेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो पीलू बोलती है, लेकिन बबली तुझे पता भी है क्या कि शिमला जाने में कितना पेट्रोल खर्च होगा और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा? लेकिन एक ट्रिप से कितना नुकसान हो जाएगा पीलू? देखो, हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल के पैसे बचाकर हम ट्रिप में और एंजॉयमेंट कर लेंगे। तो सुंदरी बोलती है, तो तू ही कोई तरीका बता। इसके बाद पीलू सोच में पड़ जाती है, क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले? लेकिन बैटरी चार्ज हर जगह नहीं होती है। तो चलो हम सोलार कार ही बना लेते हैं। इतनी तेज गर्मी है, सोलार बैटरी तो खूब चलेगी। फिर सब सहेलियां खुश होकर ट्रिप के पेट्रोल में खर्च होने वाले पैसों से सोलार कार के लिए सामान खरीदने लगती है। पीलू सभी को काम में लगा देती है। कोई सोलार पैनल फिट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रही है। पीलू सोलार पैनल को कार में फिट कर देती है और एसी वगैरह का कनेक्शन लगा देती है। देखो, सिर्फ 3 दिनों में ही हमारी सोलार कार तैयार हो गई। ये सब तुम्हारे दिमाग का नतीजा है। अरे नहीं, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। फिर वो सहेलियां घूमने चली जाती है। शिमला पहुंचकर वहाँ जब वो घूम रही होती है तो एक आदमी उन्हें मिलता है। मैं बबलू हूँ। मैं यूएन में एनवायरनमेंट डे का ऑफिसर हूँ। आप लोगों ने ये सोलार कार कहाँ से ली है? हमने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि इसे हमारी सहेली पीलू ने बनाई है। अरे वाह पीलू जी, आप तो कमाल कर दिया। मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई का उपयोग करती हूँ। मेरी सहेलियों ने मेरा साथ दी, इसलिए मैं ये कार बना पाई। फिर बबलू उनकी कार की टेस्टिंग करता है और बताता है कि सोलार कार के लिए पीलू को 2 लाख का इनाम मिलेगा। तो पीलू कहती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मेरा काम आपको पसंद आया? मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। फिर पीलू बबली की मदद से सोलार कार बनाने का काम शुरू कर देती है और उसका बहुत नाम होता है। कुछ ही महीनों में पीलू बहुत अमीर हो जाती है। 1 साल बाद पीलू की शादी एनवायरनमेंट ऑफिसर बबलू से हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है।